नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के असली डीएनए को डिकोड करने वाले हैं। सुनकर लगता है ना कि यह बस एक पन्ना ही तो है, लेकिन यकीन मानिए यह सिर्फ एक पन्ना नहीं बल्कि हमारे पूरे देश की धड़कन है, उसकी आत्मा है। आइए देखते हैं कि कैसे बस चंद शब्द आगे आने वाले सैकड़ों अनुच्छेदों की पूरी कहानी पहले ही बयां कर देते हैं। अब इस बात को गहराई से समझने के लिए दिग्गज वकील नानी पालखीवाला की ये शानदार एनालॉजी देखिए। उन्होंने इसे बिल्कुल सटीक नाम दिया था, संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड। और जरा सोचिए ये कितना सच है। जैसे किसी भी बड़ी और जटिल किताब का प्रीफेस आपको बता देता है कि अंदर क्या मिलने वाला है, ठीक वैसे ही ये छोटा सा हिस्सा हमारे पूरे सिस्टम का मकसद और उसकी असली पहचान बहुत ही कम शब्दों में हमारे सामने रख देता है। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझने के लिए आज का हमारा सफर इन 4 पड़ावों से गुजरेगा। पहला, संविधान का पहचान पत्र। दूसरा, राज्य की प्रकृति। तीसरा, नागरिकों के लक्ष्य। और अंत में इसका दिलचस्प कानूनी इतिहास। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, संविधान का पहचान पत्र। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि अमेरिका और भारत दोनों ही देशों के सबसे अहम दस्तावेज उन्हीं दमदार शब्दों से शुरू होते हैं, वी द पीपल, यानी हम भारत के लोग। इस सच में बहुत पावरफुल है। इसके साथ ही 1946 में पंडित नेहरू ने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था ना, जिसने आज़ाद भारत के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट का काम किया, उसी ने हमारी इस प्रस्तावना की नींव भी रखी। और ये बात एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है कि देश की सत्ता का असली बॉस यानी अंतिम स्रोत कोई और नहीं बल्कि आम जनता ही है। अगर हम इस पूरे टेक्स्ट को इसके बुनियादी हिस्सों में तोड़कर देखें तो ये मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर टिका हुआ नजर आता है। इसे एक तरह का मिनी रोड मैप समझिए। ये साफ साफ बताता है कि सत्ता आती कहाँ से है, देश की असल पहचान क्या है, हमारे गोल्स यानी लक्ष्य क्या है, और इसे 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया। मतलब पूरे पिक्चर एकदम क्लियर। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, राज्य की प्रकृति। चलिए देखते हैं कि कौन से शब्द हमारे देश को सही मायनों में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ जो सबसे क्रूशियल वर्ड है वो है सॉवरेन, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका सीधा सा मतलब है एकदम पूर्ण आज़ादी। देश के अंदर क्या कानून बनेंगे या बाहरी मामले कैसे संभाले जाएंगे, इसके लिए ये देश किसी और का मोहताज नहीं है। और हाँ, अगर हम कॉमनवेल्थ या यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का हिस्सा बनते भी हैं तो उससे इस सॉवरेन अथॉरिटी पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब समाजवाद या सोशलिज्म की बात आती है तो भारत का मॉडल सोवियत संघ वाले उस मॉडल से बिल्कुल अलग है, जहां सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है। हमारा मॉडल डेमोक्रेटिक समाजवाद है, मतलब मार्क्स और गांधी के विचारों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स, जहां फोकस पूरी तरह से गरीबी खत्म करने पर है, वो भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी के जरिए, ना कि हर चीज पर कड़े सरकारी कब्जे के जरिए। और सेक्युलरिज्म को लेकर तो हमारा नजरिया पश्चिमी देशों से बिल्कुल ही अलग राह चुनता है। देखिए, फ्रांस का लाइसिटी मॉडल धर्म और सरकार के बीच एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन इसके उलट हमारा भारतीय नजरिया काफी समावेशी है। ये सभी धर्मों को एक समान सम्मान और बराबर सपोर्ट देता है ना? ये काफी दिलचस्प फर्क। अब लोकतंत्र की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहां लोग खुद सीधे कानूनों पर वोट करते हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में एक इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम फॉलो किया जाता है। मतलब जनता अपने नुमाइंदे चुनकर संसद भेजती है और वो वहां हमारे बिहाफ पर फैसले लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, कार्यपालिका सीधे तौर पर उन चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होती है। इसी के साथ जुड़ता है गणतंत्र यानी रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट। ब्रिटेन जैसी राजशाही को अगर देखें तो वहां राजा या रानी का पद खानदानी होता है, लेकिन अपने यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां देश का सर्वोच्च पद किसी की बपौती नहीं है। कोई भी आम नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव के जरिए इस सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यही तो सच्चे रिपब्लिक की असली खूबसूरती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन की ओर, नागरिकों के लिए लक्ष्य। देखते हैं कि ये संविधान क्या गारंटी देता है। 1917 की रूसी क्रांति तो याद ही होगी। बस उसी से प्रेरित होकर इस प्रस्तावना में न्याय के 3 बड़े पिलर्स शामिल किए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन तीनों को मिला दें तो बनता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। आसान भाषा में कहें तो इसका बस एक ही मकसद है, समाज में अवसरों और संसाधनों का ऐसा बंटवारा हो कि कोई भी इंसान पीछे न छूटे, एकदम जीरो डिस्क्रिमिनेशन। अब रूस से निकलकर जरा फ्रांस की ओर चलते हैं। 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को 3 बहुत बड़े आइडियल्स दिए थे,
लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। हमारी प्रस्तावना ने इन्हें सीधे तौर पर अपनाया है ताकि लोगों को आजाद सोच मिले, सबको बराबरी का दर्जा मिले और पूरे देश में एकता और बंधुत्व की भावना हमेशा मजबूत रहे। इन तीनों के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने समझाया कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी त्रिमूर्ति है, एक ऐसी ट्रिनिटी है जिसमें से अगर एक को भी हटा दिया गया तो समझ लीजिए कि सामाजिक लोकतंत्र का पूरा पर्पस ही खत्म हो जाएगा। ये तीनों हमेशा एक साथ ही काम करते हैं। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से पर, इसका कानूनी विकास। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि कैसे इस छोटे से टेक्स्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का नजरिया वक्त के साथ पूरी तरह से बदल गया। 1960 के बेरूबारी मामले में तो कोर्ट ने सीधा कह दिया था कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है ही नहीं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आया 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। अदालत ने अपना ही फैसला पलट दिया और माना कि यह संविधान का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, और इस बात को 1995 के LIC केस में भी दोबारा कंफर्म किया गया। अब क्योंकि 1973 के उस बड़े फैसले ने इसे संविधान का ऑफिशियल हिस्सा मान लिया था, तो इसका मतलब था कि अब इसमें बदलाव यानी संशोधन भी किया जा सकता था। और इसी का नतीजा था 1976 का 42वां संशोधन। इसी अमेंडमेंट के जरिए इस टेक्स्ट में वो 3 बेहद पावरफुल और जरूरी शब्द जोड़े गए जो हम आज देखते हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो जैसे जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, ये एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ हमें छोड़ जाता है। इसे अपनाए जाने के इतने दशकों बाद क्या इतनी बारीकी से घड़े गए इस पहचान पत्र का असली सार आज के हमारे मॉडर्न समाज में सचमुच पूरी तरह से साकार हो पाया है? क्या हम वाकई उन मूल्यों को जी पा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।